Hello everyone, welcome to my channel Indian Constitution and I am Dr. Shalini. Today हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है। पोस्ट कॉर्प जो लूथर गुलिक ने दिया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप देखते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो पोस्ट कॉर्प सबसे ज़्यादा वहाँ पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। पोस्ट कॉर्प PostCorp is an acronym which means planning, organizing, staffing, directing and coordinating, reporting and budgeting. So which are first coined in a paper and on administrative management that was written for the Brown Law Committee by Luther Gulick and Lyndon Urwick. ठीक है, जस्ट ए मिनट। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। P फॉर प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C O कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो ये जो 7 वर्ड्स हैं इनसे मिलकर ही पोस्ट कॉर्प बनता है, जो लूथर गुलिक ने दिया था। ब्राउन लॉ कमेटी के ये एक मेंबर थे और साथ ही लिंडन उर्विक भी थे। PostCorp can be used as a systematic framework for efficiently executing business processing in a company or by an individual. किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए PostCorp के जो एलिमेंट्स हैं 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इट अपीयर्ड मोस्ट प्रोमिनेंटली इन अ 1937 पेपर बाय लूथर गुलिक इन अ सेट एडिटेड बाय हिमसेल्फ एंड लिंडन उर्विक. However, he first presented the concept in 1935. 1935 में इन्होंने कॉन्सेप्ट अपना प्रेजेंट किया था। PostCorp was envisioned in an effort to develop public service professionals. जब इसको प्रेजेंट किया गया था तब इसका जो विजन था वो ये था कि जितने पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक एफर्ट तैयार करना। और इन गुलिक्स ओन वर्ड द एलिमेंट्स आर एज फॉलोज: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे उसकी प्लानिंग करना हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना हो। स्टाफिंग उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग यानी जितने भी डेलीगेशंस होते हैं, चाहे वो ऑर्डर्स हो, कमांड्स हो, वो सभी इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैसा अभी मैंने बताया, P फॉर प्लानिंग, ठीक है, P फॉर यहाँ पर हो गया है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग एंड B बजटिंग। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हो सकता है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्राइवेट भी हो सकता है या फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है। ठीक है, बोथ हो सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 7 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ उसमें पावर्स का जो डेलीगेशंस है, वर्क्स का जो डेलीगेशंस है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है और जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, इसी को हम स्पान ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। स्टेप्स ऑफ पोस्टकॉर्प, दिस एसेंशियली रिफर्स टू द वेरियस स्टेप्स और स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो इसमें जितने भी पोस्ट कॉर्प के एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्लानिंग। तो दिस इज essentially refers to establishing a broad sketch of the work to be completed and procedures incorporated to implement them. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बनाते हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं कि एक जो वर्क होगा वो किस तरह से होगा, प्रोसीजर होगा, उसका एक ब्रॉड स्केच हम तैयार करते हैं कि किस तरह से हम काम को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनमें कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं। ये सारी जो प्लानिंग है वो सबसे पहले की जाती है। देन हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। ऑर्गेनाइज करना
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो बिल्कुल बिखर जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती है, तो वहाँ चीज़ों में डिले होता है। इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो भी इंस्टेंट होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही आती है। तो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मली क्लासीफाइंग, ठीक है, डिफाइन एंड सिंक्रोनाइजिंग द वेरियस सब प्रोसेसेस ऑफ सब डिविजन्स ऑफ द वर्क टू बी डन। जो भी काम किया जा रहा है उसको डिविजन्स में, सब डिविजन्स में डिवाइड करना, तभी ऑर्गेनाइजिंग ठीक से हो सकती है। स्टाफिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दिस इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट। हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं। जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको फुलफिल किया जाता है। उसमें एक रिक्रूटमेंट आता है, देन उसमें एग्ज़ाम होता है, भर्ती होती है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा उसको हम देखते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, और देन फाइनल सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होता है। तो जब हम रिक्रूटिंग पढ़ेंगे तब हम ये सारा जो प्रोसीजर है इसको भी देखेंगे। तो स्टाफिंग में रिक्रूटिंग होता है और सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब एंड फैसिलिटेटिंग देयर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग व्हाइल मेंटेनिंग ए फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट के लिए समय समय पर बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं वो भी आई हैं, और इसी तरह से अब हाथों जो प्रयोग हुए थे वो भी इसी को लेकर हुए थे कि जो भी वर्क एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए था। तो हम हाथों जो प्रयोग हुए थे उसको हम किसी और उसमें सेशन में पढ़ेंगे, बट हाथों प्रयोग में यही कहा गया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो, किस तरह का वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की गई थी। देन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि कोई भी डिसीज़न लेना हो या फिर जो भी ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं, उनको डेलीगेट करना हो, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं, डेलीगेशन ऊपर से नीचे होता है कमांड्स का, ऑर्डर्स का, ठीक है, और जो रिपोर्टिंग होती है वो नीचे से ऊपर होती है। तो दिस एंटेल्स डिसीजन मेकिंग एंड डेलीगेटिंग स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट दैम। एग्जीक्यूशन अच्छे से हो इसके लिए डायरेक्टिंग या डेलीगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन कोऑर्डिनेटिंग के बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से वर्क ही नहीं कर सकता है, जब तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन ना हो। आप गवर्नमेंट को देख लीजिए, गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे वर्क करेंगे। तो वही चीज़ है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही चीज़ देख सकते हैं। दिस बेसिकली रिफर्स टू स्टेटिंग एंड इंटरलिंकिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द वर्क। और देन 6 नंबर पर आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एक प्रोसेस होता है उसमें उसके थ्रू ही काम होता है, रिपोर्टिंग होती है। आप गवर्नमेंट देख लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने भी नीचे के डिपार्टमेंट्स हैं रिपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट को रख सकते हैं, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को आप किसी एक स्टेट गवर्नमेंट को रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो भी लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, पंचायती राज है, ठीक है, या फिर जो नगर पालिका हैं, यहाँ पर आप लोकल इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी रिपोर्टिंग होती है लोकल गवर्नमेंट में, अगर जो भी काम हो रहा है इसकी जो रिपोर्ट है ये यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है। तो यही जो काम है ये, इसको हम आप स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, आप इसको रिपोर्टिंग बोल सकते हैं। और जो ऊपर से नीचे तक इसमें जो भी ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, वो जो भी डेलीगेशन होता है इसको हम डेलीगेशन बोलते हैं,
ठीक है, वर्क्स का भी डेलीगेशन हो सकता है, ऑर्डर्स का डेलीगेशन हो सकता है, कमांड्स का डेलीगेशन हो सकता है, इसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग भी हो गया। देन आता है बजटिंग। अब बजटिंग कैसे होगा? गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिपोर्टिंग भी हो गई गवर्नमेंट के पास। अब बजटिंग, साल भर का बजट बन रहा है, ठीक है, बिल पेश हो रहा है, तो बजट बनाने के लिए क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इन सब में कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, ये यहाँ ऊपर सबसे जो सुप्रीम पावर है उस पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ फिर बजटिंग होगी, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ, कितना किसको हमें और देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजट में डिस्कस की जाती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आप पोस्ट को आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, है ना, या फिर आप इसको गवर्नमेंट सेक्टर को ही समझ लीजिए। ठीक है, तो उसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ठीक है, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, रिपोर्टिंग हो, या फिर आप इसको कोऑर्डिनेटिंग को भी ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, ये सारे जो फीचर्स हैं ये सभी उसमें शामिल होते हैं। इनके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता है प्रॉपरली। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्ट कॉप, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो इम्पोर्टेंस के बारे में ही हुई हैं, क्रिटिसाइज तो अभी किया ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो एवरी बिजनेस नीड्स टू हैव सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क इन एंश्योरिंग देयर इज मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम वेस्टेज एंड हाई मार्जिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो ये चाहता है कि उसे जो जितना भी प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट चाहेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट चाहेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से उसे काम भी करना होगा, तो प्रॉफिट तो वो ज़्यादा चाहता है। ठीक है, और जो वेस्टेज है वो कम चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पोस्ट कॉर अपनाना होगा। पोस्ट कॉर जो है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ठीक से वर्क करना हो। तो पोस्ट कॉर इज वन सच मेथड इन मैनेजमेंट वेयर वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयज कैन बी मैनेज्ड इन अ वे विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी। और दिस कंसेप्ट help organizations to break down the work into multiple processes and help in getting maximum value out to each employee। जैसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, काम का डेलीगेशन हो गया। अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, ये जो व्यक्ति बैठा है इसने अपनी कंपनी खोली है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोला है, ये खुद ही सारे काम करेगा तो वर्क की जो इफिशियंसी है वो काफ़ी लो हो सकती है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बैठकर यहाँ सारे काम खुद ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको देखना है, ठीक है, या फिर लोकल जो गवर्नमेंट है उसको भी इसको खुद ही देखना है, तो वर्क की जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसके लिए वर्क की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, डेलीगेशन किया जाता है। जो भी वर्क्स हैं उनका डेलीगेशंस किया जाएगा, लोगों में काम को बांटा जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज हम बात करें तो लोगों में काम को बांटा जाना, इसी को हम डेलीगेशंस कहते हैं। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है कि जहां आप डेलीगेशन करते हैं तो वहां वर्क इफिशियंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो दिस कॉन्सेप्ट जो है हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रेक डाउन द वर्क इनटू मल्टीपल प्रोसेसिंग। यहाँ हमने मल्टीपल प्रोसेसिंग में इसको बांट दिया है, जिससे ये हेल्प करेगा हमें मिनिमम वो मैक्सिमम वैल्यू आउट टू ईच एम्प्लॉय। These steps and stages of post-core help the HR team to deliver to the needs of a company। HR डिपार्टमेंट को भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इन अ प्राइवेट सेक्टर, कि आप जो वर्क्स हैं अगर वो डिवाइड हैं, ठीक है, सभी के काम अलग अलग डिवाइड हो रखे हैं, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग आपने डिवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ HR टीम को भी जो सुटेबल रहता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। देन एवोल्यूशन, क्रिटिसाइज इसको किया गया है काफ़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है
कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पोस्ट कॉर्प जब इसको अप्लाई किया गया था, जब ये कॉन्सेप्ट आया था 1935 में इसको प्रेजेंट किया था लूथर गुलिक ने, देन 1937 तक ये अप्लाई होने लगा था कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो तब इतना ज़्यादा आप इसको बोल सकते हैं इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, या ऑर्गेनाइजेशंस को एक नया एक ऐसा फीचर मिला था, एक ऐसा प्रिंसिपल मिला था जिसे वो यूज़ कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तब इसके और भी ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने लगी। ग्लोबलाइजेशन आया 1990 के बाद, ठीक है, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, नए नए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, नई नई काफ़ी सारी कंपनीज ओपन होने लगी। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो काफ़ी सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका लेवल भी काफ़ी बढ़ गया, उनमें स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पर लोग ऑप्शंस की तलाश करने लगे हैं, तो जिसकी वजह से जो पोस्ट कॉर्प है उसका रिलेवेंस थोड़ा कम हो गया है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अब उसका जो रिलेवेंस है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, बट रिलेवेंस काफ़ी कम हो गया है। अब जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उनमें पोस्ट कॉर्प के साथ साथ, पोस्ट कॉर्प को हटाकर नहीं, पोस्ट कॉर्प के साथ और भी कुछ एलिमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, एज अर्ली एज 1938 लिटरेचर बिगेन अपीयरिंग इन द फील्ड of public administration challenging the validity of post corp and the concept that there could even be a rigid set of principles in administration. ठीक है, एंड 1946 ये 2 ईयर थे, 1946 एंड 1947 में prominent public administration scholars such as Robert Dahl, Dwight Waldo and Herbert A. Simon, ठीक है, साइमन बहुत बड़े जो एक आलोचक हैं वो रहे हैं पोस्ट कॉर्प की। इन्होंने कुछ बुक्स एंड आर्टिकल्स रिलीज किए फॉर क्रिटिसाइजिंग पोस्ट कॉर्प एंड द प्रिंसिपल्स नोशंस। साइमन्स आर्टिकल प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस द पोस्ट कॉर्प प्रिंसिपल्स बाय स्टेटिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसिपल वन कैन फाइंड एंड एन इक्वली प्लॉजिबल एंड एक्सेप्टेबल कंट्राडिक्टरी प्रिंसिपल। तो ये क्रिटिसिज्म तो ये साइमन ये देते हैं। इसके साथ ही अमंग अदर क्रिटिसिज्म भी है। साइमन स्टेट्स दैट द पोस्ट कॉर्प प्रिंसिपल्स आर एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको ओवर सिंप्लीफिकेशंस बताते हैं। इसके साथ ही साइमन क्रिटिसिज्म लार्जली सेंटर अराउंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। इन 2 फीचर्स को ये अपने क्रिटिसिज्म के अंडर में लेकर आते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें जितने भी वर्क होता है, जितना भी डेलीगेशन होता है पावर्स का, या जो भी एग्जीक्यूशंस होता है ऑर्डर्स का, जो भी चीज़ें इसमें होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सभी जो हैं इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसके साथ दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। अब जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं ऑर्डर्स, इनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ओके, अब जो डी व्यक्ति है, ठीक है, डी डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ सी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, ठीक है, और सी जो है वो बी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, और बी जो है वो ए के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यानी एक डिपार्टमेंट जो है या एक जो व्यक्ति है वो अपने से ऊपर वाले जो व्यक्ति या डिपार्टमेंट है सिर्फ इसी के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ या कमांड ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिले है वो काफ़ी होता है, डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी डिले होता है। इसके लिए एक नई थ्योरी जो है वो गैंग-प्लांक थ्योरी है। गैंग-प्लांक थ्योरी ये भी लूथर गुलिक ने दी थी। तो गैंग-प्लांक थ्योरी में क्या होता है, इसमें एक जंपिंग लेवल की बात करते हैं वो। अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो था, ठीक है, F and G,
ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अब डी को अगर कांटेक्ट करना है जी के साथ, तो उसको एक पूरा प्रोसेस इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा कि उसको पहले सी के साथ कांटेक्ट करना है, देन बी, फिर ए, और फिर ए और जी के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो एफ और ई और एफ के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होगा, तब आकर जी के पास डी का जो भी जो कांटेक्ट करना चाहता है डी, इस तरह से उसको कांटेक्ट कर पाएगा। एक लंबा प्रोसेस होता है, वर्क ऑफ एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए लूथर गुलिक ने गैंग प्लांक थ्योरी दी थी, या इसको हम जंपिंग लेवल भी कह सकते हैं। तो ये जंपिंग जो है वो किसी भी तरह से हो सकती है। आप जो जंपिंग है वो डी से जो है वो जी तक भी पहुंच सकते हैं, या फिर डी से ई तक पहुंच सकते हैं, या एफ जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट बी तक भी पहुंच सकता है। तो ये जंपिंग लेवल जो काम है उसको काफ़ी इजी कर देता है, डिसीजन मेकिंग में भी डिले नहीं होता है, वर्क ऑफ एफिशिएंसी है वो भी बनी रहती है। तो ये गैंग प्लांक थ्योरी जो है वो काफ़ी यूजफुल साबित हुई है। तो क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे थे, तो क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल को इन्होंने लार्जली सेंटर किया है क्रिटिसिज्म में, साइमन ने, एंड स्टेटिंग दैट समटाइम्स इट इज नेसेसरी फॉर अ सबॉर्डिनेट टू रिसीव गाइडेंस और डायरेक्टिव्स फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज। कभी कभी क्या होता है कि वो उनको एक से ज़्यादा सोर्सेज से भी कमांड लेनी होती है, तो इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, एज वेल एज गुलिक्स डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट। Other criticisms of Simon involved that there was a lack of evidence for the post-corp, yet others argue that organizations are full of variety and are challenging to control. तो इसमें कोई नो डाउट कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फुलफिल होते हैं वेराइटीज से या फिर चैलेंजिंग टू कंट्रोल से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चैलेंजेस उसमें बरकरार रहते हैं, वैरायटी बरकरार रहती है। नाउ इट इज़ जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम 21st सेंचुरी से निकलकर हम 22nd सेंचुरी में जाने की बात करते हैं, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो चुके हैं, तो वो जो रिलेवेंस है पोस्ट कॉर्प का वो पहले से कम हो गया है, बट हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पोस्ट कॉर्प के एलिमेंट्स के साथ कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो ऐड किए जा रहे हैं, उनको भी ऐड किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। तो इसका जो रिलेवेंस है वो अभी भी बरकरार है। ये आज का हमारा सेशन पोस्ट कॉर्प के बारे में था। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।